नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा और वक्त हो चला है हमारे खास डिबेट शो हरियाणा को जवाब देना होगा, जहां आज हम बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स के मंच की, जहां पर या फिर बात हो एशियन गेम्स या फिर किसी भी ओलंपिक्स की। जब भी भारत के लिए मेडल जीतने की बात आती है, हरियाणा के खिलाड़ियों का नाम सबसे ऊपर दिखाई देता है। तो आज हम विस्तार से बात करेंगे हरियाणा के उन खिलाड़ियों की जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में एक बार फिर से अपने दम पर देश का तिरंगा बुलंद किया है। जी हां, हरियाणा सरकार की ओर से दावा भी किया गया कि खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं, पुरस्कार राशि और रोजगार देकर खेल संस्कृति को मजबूत किया गया। लेकिन क्या यही वजह है कि आज हरियाणा देश का सबसे बड़ा मेडल उत्पादक राज्य बन चुका है, या अभी भी खेल व्यवस्थाओं में कई चुनौतियां बाकी हैं? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट भी पहले आपको दिखाते हैं। जब भारत का खिलाड़ी पोडियम पर तिरंगा लहराता है तो उस जीत में हरियाणा की मिट्टी की खुशबू भी महसूस होती है। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भी हरियाणा के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत की पदक तालिका में अहम योगदान दिया। कई खिलाड़ियों ने अपने दम पर मेडल जीतकर एक बार फिर साबित कर दिया कि देश के खेल नक्शे पर हरियाणा की पहचान सबसे अलग है। आज हरियाणा के गांव-गांव से खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच रहे हैं। यही वजह है कि खेलों की बात होते ही सबसे पहले हरियाणा का नाम लिया जाता है। कॉमनवेल्थ में हरियाणा का दांव, खिलाड़ियों ने जीते कई पदक, भारत के अभियान में अहम योगदान, गांवों से निकल रहे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, हरियाणा की खेल संस्कृति बनी पहचान। हरियाणा सरकार का दावा है कि पिछले कुछ वर्षों में खिलाड़ियों के लिए खेल ढांचे को मजबूत किया गया है। बेहतर स्टेडियम, आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र, कोचिंग सुविधाएं, खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए की पुरस्कार राशि और सरकारी नौकरियों जैसी योजनाओं ने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया है। सरकार के मुताबिक पिछले वर्षों में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि के रूप में सैकड़ों करोड़ रुपए वितरित किए गए। इसके साथ ही खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं के लिए भी लगातार सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। हरियाणा की खेल नीति का मकसद केवल मेडल जीतना नहीं, बल्कि खेलों को एक करियर के रूप में स्थापित करना भी रहा है। आज प्रदेश के कई परिवार अपने बच्चों को खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसका असर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में दिखाई भी दे रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ उपलब्धियों का नहीं है। क्या खेल सुविधाएं हर जिले तक समान रूप से पहुंची है? क्या ग्रामीण खिलाड़ियों को भी वही अवसर मिल रहे हैं जो बड़े शहरों में उपलब्ध है? क्या हर प्रतिभा को सही मंच मिल पा रहा है? खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि, सरकारी नौकरी का प्रावधान, आधुनिक खेल सुविधाओं पर जोर, प्रशिक्षण व्यवस्था मजबूत करने का दावा, ग्रामीण प्रतिभाओं को बढ़ावा। बहुत खुशी की बात है कि इतनी विषम परिस्थितियों में जैसा वहां पर हवा का दबाव चल रहा था, उसके चलते हुए काफी संघर्ष किया सभी प्लेयरों ने। और सबसे अच्छी बात है हमारे इंडिया के तीनों प्लेयर टॉप 12 में हैं और आने वाले फाइनल के लिए मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करके हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। देखो, ये सारा निर्भर करता है मेडल के रंग रूप क्या होंगे, ये सारा डिपेंड करता है खिलाड़ी के दिन के ऊपर। जैसे आज बोल सकते हैं एक भी खिलाड़ी ने क्वालिफाई मार्क को कंप्लीट नहीं किया, तो वहां पर इतनी हवा चली हुई थी। तो उम्मीदों पे दुनिया कायम है। हम उम्मीद करते हैं कि कल को और अच्छा प्रदर्शन होगा और देश के लिए कुछ अच्छा करके आएंगे बच्चे। विशेषज्ञ मानते हैं कि हरियाणा की सबसे बड़ी ताकत उसकी खेल संस्कृति है। कुश्ती, बॉक्सिंग, शूटिंग, एथलेटिक्स, कबड्डी, लगभग हर खेल में हरियाणा के खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार सफलता बनाए रखने के लिए खेल, विज्ञान, पोषण, स्पोर्ट्स, साइकोलॉजी और जमीनी स्तर पर बेहतर प्रशिक्षण व्यवस्था को और मजबूत करना भी जरूरी होगा। यानी मेडलों का सिलसिला जारी रखने के लिए खिलाड़ियों के साथ साथ सिस्टम को भी लगातार बेहतर बनाना होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों का प्रदर्शन एक बार फिर चर्चा का विषय बना हुआ है। सरकार इसे अपनी खेल नीति की सफलता बता रही है, जबकि विशेषज्ञ खिलाड़ियों की मेहनत और वर्षों की तैयारी को
इसकी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। सवाल यही है, क्या हरियाणा की खेल नीति ही इस सफलता की असली वजह है? क्या यही मॉडल पूरे देश में लागू होना चाहिए? और क्या आने वाले ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ी भारत की सबसे बड़ी उम्मीद बनेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब चर्चा का रुख करने से पहले कुछ सवाल आपके सामने रखते हैं। इन्हीं सवालों के जवाब आगे की बहस में तलाशेंगे। सवाल ये कि क्या खेल नीति रंग ला रही है? सवाल ये भी कि कितनी कारगर मारी खेल नीति, और सवाल ये भी कि क्या खिलाड़ियों को पूरा सहयोग मिला है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आज की इस बहस में, चर्चा में हम तलाशेंगे। और इसी के साथ और चर्चा का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली की महिलाओं के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। जी हां, दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में मुफ्त सफर के लिए पिंक टिकट सेवा को 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। अब महिलाएं 15 अगस्त तक पिंक टिकट के जरिए बिना किराया दिए डीटीसी बसों में यात्रा कर सकेंगी। ये योजना पहले 31 जुलाई को समाप्त होने वाली थी, लेकिन सरकार ने इसे अस्थायी रूप से आगे बढ़ाने का फैसला किया है। वहीं परिवहन विभाग ने साफ किया है कि 16 अगस्त से मुफ्त यात्रा के लिए केवल पिंक सहेली स्मार्ट NCMC कार्ड ही मान्य होगा। विभाग के अनुसार अब तक 17 लाख से अधिक महिलाएं एक स्मार्ट कार्ड बनवा चुकी हैं। सरकार ने बाकी महिलाओं से भी जल्दी कार्ड बनवाने की अपील की है। तो देखिए, ये बड़ी राहत मिली है दिल्ली की महिलाओं को। जो पहले डेडलाइन 31 जुलाई थी, अब वो 15 अगस्त हो चुकी है। तो चलिए अब एक बार फिर से चर्चा का रुख करेंगे और समझेंगे कि हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं, उन खिलाड़ियों ने कैसे विदेश में देश का नाम, प्रदेश का नाम बहुत ही फख्र के साथ ऊंचा तो किया, लेकिन आखिर इसके पीछे क्या खेल नीति जिम्मेदार है या फिर इसके क्या पहलू हैं? इसके लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूँ और इसके बाद विस्तार से इन्हीं मेहमानों से समझेंगे, आकलन करेंगे। भूपेंद्र गहलावत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। नवीन केडिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से। विजेंद्र रेड्डी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं इनेलो से। और सुनील मान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत करती हूं मैं आज की इस चर्चा में। सुनील जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी कि चाहे कॉमनवेल्थ गेम की बात करें, एशियन गेम की बात करें, ओलंपिक्स लेवल की बात करें, जो भी खेल होता है, और हरियाणा की पहचान यहाँ के खिलाड़ियों से होती है। और ऐसा कोई भी गेम नहीं होता है जहाँ पर हरियाणा के खिलाड़ी अच्छे खासे मेडल न जीते। लेकिन अब जो बदलाव हो रहा है, जिस तरह से अभी कॉमनवेल्थ में भी हमने प्रदर्शन देखा, क्या आप मानते हैं कि इसके पीछे के मुख्यतः वो विरासत को आप मानते हैं, जो विरासत चली आ रही है हरियाणा के खिलाड़ियों की, या फिर जो नीतियां अपनाई जा रही हैं उन्हें मुख्य कारण मानेंगे इस सफलता के पीछे? अब ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए, आपकी ऑडियो म्यूट है सर। इस मेरे से सवाल है जी सुनील जी, आपसे मेरा सवाल। सबसे पहले प्रवक्ता जुड़े सभी को नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं उनको बधाई देना चाहूंगा जो मेडल जीत चुके हैं या मेडल जीतने के कगार पे हैं। सभी जो कॉमनवेल्थ में खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, सभी को बधाई, अग्रिम बधाई की, और ज्यादा से ज्यादा मेडल जीतकर अपने प्रदेश की झोली में लेके आए, देश के लिए मेडल जीते। रही बात मेडल जीतने की, देखिए जो मेडल जीतते हैं ना, वो प्रदेशी खेल नीति से ही मेडल जीतते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई प्रदेशी को खेल नीति ना हो मेडल ना जीते। जो प्रदेशी खेल नीति है उसी से प्रेरित होकर खिलाड़ी सुबह से शाम तक अपनी मेहनत करते हैं और मेहनत के दम पे वो देश के लिए मेडल जीतते हैं। तो कॉमनवेल्थ में अभी तक अगर बात करें तो पूरे देश में अभी तक 3 गोल्ड मेडल हमारे देश को मिल चुके हैं और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं और 10 सिल्वर मेडल हमारे देश को अभी तक मिल चुके हैं। बात रही हरियाणा प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं, उनका काफी दबदबा होता है। अभी हमारे नीरज जी हैं, गोल्ड मेडल जीतने का पूरा विश्वास है कि वो गोल्ड मेडल जीतेंगे, ऐसा विश्वास है सर। अभी जैसे हमारी खिलाड़ी थी हरियाणा की सीमा ने भी देखिए एक माँ होते हुए उन्होंने इतनी मेहनत की, उनके पति ने उनका साथ दिया कि वो ब्रॉन्ज मेडल जीती। तो ऐसा हमारे देश के जज्बा है। हमारे जो प्रदेश के खिलाड़ी हैं, हमारे कहते हैं ना हरियाणा का भाई, हरियाणा दूध दही का खाना,
हमारा प्रदेश एक अलग ही प्रदेश है जहां दूध दही का खाना है। और यहाँ के जो पहलवान है मुक्केबाजी में है, भिवानी की जो छोटी काशी के नाम से जानी जाती है, तो भिवानी की जो काफी पहलवान है मुक्केबाजी में मेडल जीतने के कगार पे, काफी ने मेडल जीत भी लिए हैं। तो जो खेल नीति है, मैं सबसे पहले प्रदेश सरकार को बधाई देना चाहूंगा। जो इनकी खेल नीति है काफी अच्छी नीति बनाई हुई है। हालांकि काफी खामियां हैं, मैं ये नहीं कहता कि बहुत अच्छी नीति है, खामियां भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जो खिलाड़ी हैं वो खेल नीति से प्रेरित होकर ही आगे बढ़ पाते हैं। अभी बात करें तो ओलंपिक में 6 करोड़ रुपए जो मेडल गोल्ड मेडल जीत के लेके आएगा उसको मिलेंगे। और गोल्ड मेडल के ओलंपिक की ही बात कर रहे हैं पहले एक बार, तो जो भी खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीतेगा उसको 6 करोड़ का वो रखा गया है। और उसके बाद में ब्रॉन्ज के लिए 2.5 करोड़ और सिल्वर के लिए 4 करोड़ ये इनाम राशि है। यानी इतनी राशि के खिलाड़ी को मिलती है कि वो इतने पैसे कभी अपनी पूरी जिंदगी में किसी और चीज से नहीं कमा सकता। खिलाड़ियों खेल के मैदान पर पहुंचते हैं और काफी खिलाड़ी में जज्बा होता है कि मैं खुद का नाम, एक मोटिवेशन मिलती है कि एक तो आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम बनाएंगे, देश और प्रदेश का सर गर्व से ऊंचा करेंगे। दूसरी तरफ जीतने के बाद भी ऐसा नहीं है, जीतने के बाद भी आपको बहुत सारे पर्क्स मिलेंगे और एक ये मोटिवेशन जरूर देता है। ठीक है, मैं सुनील जी मैं लौटूंगी, आपका जो विश्लेषण है इसी को आगे बढ़ाते हुए विजेंद्र रेड्डी जी मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्या आप भी मानते हैं कि एक तो हम देखते हैं कि जब हरियाणा का नाम लेते हैं तो विरासत चली आ रही है कि हरियाणा मतलब खेलों से जुड़ा हुआ प्रदेश। दूध दही का खाना तो खैर हरियाणा की पहचान ही है, लेकिन खेलों में भी कभी पीछे नहीं रहा है। तो इसके पीछे की वजह क्या आप मानते हैं कि वो विरासत है जो वही चली आ रही है, एक लेगेसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, या फिर खेल नीति को भी आप मानते हैं कि एक मेजर बैकबोन है? अगर आपको लगता है कि कुछ कमियां हैं तो उसे भी हाईलाइट करिएगा। दीपिका जी, सर्वप्रथम सभी खिलाड़ियों के या वो जीतने के कगार पर हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से और सभी देशवासियों की तरफ से भी मैं उनको बहुत बहुत बधाई और कांग्रेचुलेशन देता हूँ। बड़ा ही गर्व का माहौल होता है जब वहां पर इंडिया का झंडा फहराया जाता है जीतने के बाद और खिलाड़ी हाथ में झंडा लेकर के वहां पर मार्च निकालने का काम करते हैं, तो पूरे देश का सीना जो गर्व से फूल जाता है। और इस देश का सीना जब गर्व से फूलता है, उसमें यदि हरियाणा की संख्या ज्यादा हो और हरियाणा का नाम बड़ा हो वहां पर, तो हरियाणा प्रदेश वासियों का और स्पेशल विशेष तौर पर सीना जो है गर्व से फूलता है। और हमारे बच्चों के ऊपर हमें बड़ा गर्व होता है कि हमारे बच्चे इस तरह से हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। अब बात आती है कि ये हरियाणा प्रदेश हर गेम में, चाहे कोई भी गेम हो, आज भी जिस प्रकार से 10 मुक्केबाजों में से 7 हरियाणा के हैं और भी बहुत सारे नीरज चोपड़ा जैसे हरियाणा से हैं, बार बार मेडल लेकर के आते हैं, तो ऐसी खिलाड़ी हैं, पूरे देश में युवा है, हरियाणा प्रदेश ही सबसे आगे क्यों रहता है? देखिए दीपिका जी, मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये बात बोलते हुए कि हरियाणा प्रदेश की जो संस्कृति है वो इसमें अपना सबसे बड़ा अहम रोल इसका संस्कृति का होता है। जिस प्रकार से जब हम भी स्कूलों में जाते थे, पढ़ते थे, तो गेम के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस रहता था, गेम के ऊपर ज्यादा जोर टीचर देते थे। कभी खो खो खिला दिए, कबड्डी खिला दिए, वॉलीबॉल खिला दिए, हम भी कई सारे गेम खेले हैं, वो एक अलग बात, हम आगे तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन गेम एक शौक होता था। जहां हरियाणा प्रदेश में दूध दही का खाना पीना है और दूध दही में जो ताकत आती है, जो मजबूती शरीर की होती है, और उस मजबूती के साथ ही खेल के मैदान में जब हरियाणा प्रदेश का खिलाड़ी उतरता है, तो देखना जब हरियाणा कोई टीम खेल रही होती है और हरियाणा का छोरा, हरियाणा की छोरी उस मैदान में खड़े हो, तो दूर से देख करके आप बता दोगे कि ये हरियाणा का लगता है भाई। तो ये कॉन्फिडेंस है, वो भी अपने आप में गजब का कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि हार मानना हरियाणा के युवाओं में मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है। वो टूट जाएंगे लेकिन हार नहीं मानेंगे। बहुत ही अलग परिस्थितियों में हार सकते हैं, अदरवाइज तो हमेशा जीत के लिए वो लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। दूसरी बात, ये सबसे ज्यादा महत्व जो है ये खेल पॉलिसी का, क्योंकि जब खेल पॉलिसी नहीं हुआ करती थी तब भी खिलाड़ी खेला करते थे और खेल जीत करके आते थे। जो हम तुम उनको गिफ्ट दे देते तो दे देते, सरकार की तरफ से कोई जो उनको जो ना इंसेंटिव नहीं मिला करते थे। लेकिन जब हरियाणा प्रदेश में 2002 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी, 2002 में खेल नीति की शुरुआत की गई थी, खिलाड़ियों को अनेकों गिफ्ट देने की घोषणा की थी। सर्वप्रथम महिला खिलाड़ी करनाल की तो जीत के आई थी, मलेश्वरी शायद रेस में वो जीत करके आई थी, उसको 25 लाख रुपए का सर्वप्रथम
जो पुरस्कार है वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने देकर के खेल नीति की शुरुआत की थी और अनेकों सुविधाएं इसमें देने का काम किया था। निश्चित तौर पर मैं खेल नीति को नकार नहीं रहा हूं, खेल नीति भी आवश्यक है, वो भी कहीं ना कहीं उनका मोटिवेशन बढ़ाने का काम करती है, चाहे फाइनेंशियल एड की बात हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान देने की बात हो और चाहे उनके फ्यूचर के लिए कोई एडजस्टमेंट करने की बात हो। लेकिन ये पॉलिसी भी अपना रोल अदा करती है। लेकिन इस मामले में मैं हरियाणा सरकार की बड़ाई बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं क्यों नहीं करूंगा, ये हमारे भाजपा के प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, 12 साल हो गए हैं, 12 साल से एक भी किसी खिलाड़ी को आपने सरकारी जॉब में रखा हो, उसको प्रोत्साहन दिया हो फ्यूचर के लिए, तो हमें वो लिस्ट देने का काम करें। जो रैंक गोल्ड मेडल के और जो रैंक सिल्वर मेडल के हरियाणा सरकार में दिए जाया करते थे, डायरेक्ट डीएसपी लगाते थे, तहसीलदार लगाते थे, वो सारे के सारे 12 साल के शासन में भारतीय जनता पार्टी ने खिलाड़ियों को देने का काम नहीं किया। और तो और लगभग 2200 खेल नर्सरियां हरियाणा प्रदेश में चला रखी है सरकार ने, कुछ पहले से चल रही थी, उन्होंने बढ़ाने का काम किया, निश्चित तौर पर बढ़ाने का काम किया। लेकिन एक भी खेल नर्सरी में सारी सुविधाएं 2000 रुपए पर मंथ जो है ना डाइट भत्ता देते हैं, मेरे ख्याल से मोस्टली नर्सरीज का डाइट भत्ता भी आज तक पेंडिंग पड़ा है। खिलाड़ियों का कुछ दिन पहले कोर्ट के साथ बैठा हुआ था, उसने सारी विस्तार से बताई कि हमारा डाइट भत्ता नहीं मिल रहा है, हमारे को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, उचित जो है संसाधन नहीं मिल रहे हैं, जो स्टेडियम में सुविधाएं होनी चाहिए वहां पर कांग्रेस घास जमी खड़ी है। ये तो खिलाड़ियों की अपनी खुद की मेहनत, लगन और हमारी संस्कृति के कारण ये इतने सारे मेडल जो हरियाणा प्रदेश के युवा लेके आते हैं और हमारा नाम रोशन करने का काम। चलिए ठीक है विजेंद्र जी, मैं लौटती हूँ। जैसे कि विजेंद्र जी ने अपने पॉइंट्स गिनाए हैं, नवीन जी क्या आपको भी लगता है कि खेल पॉलिसी जो अभी प्रदेश में इम्प्लीमेंट हो रखी है वो उतनी काबिल नहीं है और एक बड़ी वजह नहीं है खिलाड़ियों की अपनी खुद की मेहनत है, जैसे कि अभी विजेंद्र जी कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मेडल आ रहे हैं उसके पीछे की? नमस्कार दीपिका जी, आपके माध्यम से आपके चैनल के सभी दर्शकों को और मेरे साथी पैनलिस्टों को कांग्रेस पार्टी की तरफ से नमस्कार। सबसे पहले तो मैं मेरे बहादुर इस हरियाणा के बच्चों को और विशेष करके जो हमारे जो मेडल लेकर के आए हैं और या मेडल के बिल्कुल नजदीक खड़े हैं, उन सबको कांग्रेस पार्टी की तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। परमपिता परमात्मा शिव मालक से प्रार्थना भी करता हूँ कि जो बच्चे अभी किनारे पे हैं उनको ताकत बख्शे और वो भी हरियाणा का नाम रोशन करे, देश का नाम। लेकिन मैं आपने ये भी कहना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार तो इसका इन खिलाड़ियों का श्रेय लेना चाहती है। देखो मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। कारण ये है कि ये 6 करोड़ की बात कर रही है, आपको असलियत में ये हालात है कि मैं इनसे कुछ सवाल पूछना चाहता कि हमारे हरियाणा में लगभग 7000 गांव है। आप ये बताइए कि आपकी सरकार ने कितने गांव में खेल स्टेडियम बनाए? आप ये बताइए, रेणु जी ने मेरी अच्छी बात करी कि पिछली ये देखो, कोई मैं ये नहीं कहूंगा कि ये हमने सब कुछ किया है, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। चौधरी देवीलाल जी ने 100 रुपए की पेंशन स्टार्ट की थी जो आज 3200 रुपए हो। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। किसने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम किया? लेकिन मेरा हरियाणा का तो प्रत्येक बच्चा ही खिलाड़ी है। आप फौज में देख लो, सबसे ज्यादा हरियाणा के हैं। आप पुलिस महकमों में देख लो, दिल्ली में भरे हुए हैं पुलिस महकमे में हमारे हरियाणा के जवान हैं, क्योंकि हमारे हरियाणा के प्रत्येक बच्चे में एक जुनून है, शरीर को तोड़ना, शरीर को मेहनत करना। और आज भी आपको प्रत्येक जिले में मिट्टी के खाड़े मिलेंगे, जबकि गद्दों की आजकल प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई, लेकिन उसके बावजूद आपको खिलाड़ी मिट्टी के जो हमारे खाड़े होते हैं, आज भी आपको उसके अंदर बच्चे मेहनत करते हुए मिलेंगे। उस खाड़ों में बजाय गद्दों से बजाय वो खाड़ों में ज्यादा मेहनत करते हैं बच्चे, क्योंकि वो उनमें एक जुनून है। उनको ये नहीं कि मेरे शरीर पे मिट्टी लगेगी या नहीं लगेगी, उनको एक जुनून है कि उस जुनून के तहत वो अपने शरीर को तोड़ते हैं। सड़कों के किनारे आपको सुबह 4 बजे जाओ, सड़कों किनारे दौड़ लगाते हुए बच्चे मिलेंगे आपको, सड़कों के किनारे दौड़ लगाते हुए 3 किलोमीटर तक। तो ये बच्चों की मेहनत है, परिवार का त्याग,
और मेरे जो कोच हैं, जो गुरुजन हैं, उन गुरुजनों का प्रशिक्षण और उनकी तपस्या मिलाकर के एक खिलाड़ी मेडल लेकर के आता है। ये उनको श्रेय मिलता है इन लोगों को। लेकिन सरकार का सहयोग रहता है, नो डाउट, हर सरकार का सहयोग रहता है। पर ये सरकार अगर इन बच्चों की जो समस्याएं आती है, इनके नंबरिंग लगाने की समस्या होती है, इनकी नौकरी को लेकर के समस्या होती है, इनका जो पैसा निकलता है, जो इनको जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हुए हैं, वो पैसों की जो समस्याएं आती है, इसके लिए कोई स्पेशल बोर्ड गठित करे ताकि इन बच्चों को दुविधा ना आए। इनको यहाँ तक समस्या आती है, इनके डाइट के पैसे तक इनको रो करके मिलते हैं, कई की महीनों बाद जाकर के मिलते हैं इनके डाइट के पैसे। ठीक है नवीन जी, मैं लौटती हूँ आपके पास में। और बहुत अच्छी बात है कि अगर हम किसी चीज पर डिस्कस कर रहे हैं तो उसके पॉजिटिव्स पर भी जाएं, उसके नेगेटिव्स पर भी जाएं। यहाँ जितने भी प्रवक्ता हैं सभी ने, चाहे मैं रेड्डू जी की बात करूँ, नवीन जी की बात करूँ, अप्रिशिएट भी किया, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि विपक्ष की जिम्मेदारी है कि अगर कहीं पर नेगेटिव आ रहा है उसे भी हाईलाइट किया जाए। अब भूपेंद्र जी, आप सीधे सीधे जवाब दीजिएगा। एक तरफ अचीवमेंट है ये, और कहीं ना कहीं इस चीज को हर कोई मान रहा है कि अगर सरकार खेल नीति नहीं रखेगी तो प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, लेकिन उस खेल नीति में कुछ कमियां भी ऐसी हैं जिन्हें हाईलाइट किया जा रहा है। तो क्या आप मानते हैं कि कुछ अभी प्रदेश स्तर पर खेल नीतियों में कुछ कमियां हैं जिन्हें सही करना जिम्मेदारी बनती है, उन्हें सही किया जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको, अपने पैनलिस्ट साथियों को मेरी राम राम, और फिर जो हमारे मेडल जीत के साथी आए हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, और जो जीतने के लिए लाइन में है उनके लिए भी शुभकामनाएं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज भारतवर्ष में हरियाणा खिलाड़ियों की राजधानी है, और ये जो दूसरी पार्टी के लोग बातें करते हैं, अगर इन्होंने भी ऐसा काम किया होता तो हरियाणा खिलाड़ियों का हब बन गया होता। देखिए, पॉलिसी की मैं बात करूं, सरकार की पॉलिसी की वजह से ही हमारे खिलाड़ी इतने ऊपर पहुंचे हैं। हम ग्रामीण स्तर से भी, हमारे गांवों से भी खिलाड़ी आते हैं, क्योंकि हमने पहली बार गांव के स्तर पर भी स्टेडियम बनाने का काम किया है, और वहां पर प्रशिक्षक भी हमने छोड़े हैं, और जितनी सुविधाएं दी जाती हैं, चाहे वो डाइट की हो चाहे भत्ता, वो हम देने का काम करते हैं। उस पर तो सवाल सबसे बड़ी बात ये रेड्डू जी उठा रहे हैं कि डाइट के लिए प्रॉपर जो भत्ता 2000 रुपए निर्धारित किया गया है, कई कई जगह पर वो भी नहीं मिल रहा है। उस पर अभी सवाल उठाए विजेंद्र जी ने। देखिए, विजेंद्र जी की जो पार्टी है वो तो एक ब्लॉक स्तर की पार्टी है, वो बात करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की। मैं ये कहता हूँ, ऐसी आप आलोचना के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। अरे सुन लो, आलोचना के लिए कोई भी आलोचना कर सकता है, लेकिन मैं भैया आपके राज में क्या क्या होता, अरे आपके राज में क्या क्या होता था? आपके नेता तो 10 साल जेल में भी गए थे। आप भी क्या बोलते हो? अरे छाछ तो बोले, छाती में क्या बोले जिसमें सोचे तो। देखिए, आप लोग जब बोले, मैं बीच में नहीं बोला था, और अच्छे प्रवक्ता की आदत भी नहीं होती। बात सबकी सुन लीजिए, किसी का कोई काउंटर है, मैं जरूर आऊंगी, काउंटर लेने भी आऊंगी, पर एक एक प्रवक्ता की पहले बात पूरी हो जाने दीजिए। भूपेंद्र जी, देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, इतनी अच्छी पॉलिसी हमारी सरकार की है, उसी की वजह से देखिए गांव-गांव में हमने स्टेडियम बनाने का काम किया, आप जाके देख सकते हो। हमने डाइट भी बढ़ाई, और हमने जो छात्रवृत्ति थी वो भी बढ़ाने का काम किया। सभी तरह की फैसिलिटीज हमारी सरकार देती है, और जो गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ में जीत के आते हैं, 6 करोड़ रुपया पहली बार हरियाणा प्रदेश की सरकार दे रही है, 4 करोड़ भी दे रही है और 2.5 करोड़ भी दे रही है। मैं तो ये कहता हूँ, खेल जो खिलाड़ी हैं उनको प्रेरित करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, और मैं क्लास 1 से लेके, और जो भी जैसा मेडल जीत के लाता है उसको नौकरी की ऑफर भी दी जाती है। ये अलग बात है कि वो अगला कोई जॉब करने को तैयार हो, सर्विस तैयार करने को तैयार हो ना हो, वो उसकी मर्जी होती है, लेकिन सरकार की पॉलिसी है कि सरकार अपने खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने का काम भी करती है, और 6 करोड़ रुपए सारी फैसिलिटी देने का काम भी करती है। जो मान सम्मान और दूसरी चीजें होती है वो अलग से दी जाती है। और मैं आपको एक और भी बात बताना चाहता हूँ, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आई, और हरियाणा प्रदेश में नायब सैनी जी और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में आई, तब से हमारे नौजवान खिलाड़ी ही नहीं, हमारी बहन बेटियां सभी जगह जो हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा था, उसको लेकर के आज हमारी चाहे बॉक्सिंग की बात हो,
चाहे तीरंदाजी की बात हो, चाहे शूटिंग की बात हो और चाहे कुश्ती की बात हो। हमारी बहन बेटियों ने भी हमारे हरियाणा प्रदेश का नाम हर एक स्तर पर रोशन करने का काम किया है। अगर पहली सरकारों ने भी ऐसा किया होता तो आज हमारा हरियाणा बहुत ही खिलाड़ियों के मामले में ऊपर पहुंचा होता। पिछले कॉमनवेल्थ की भी मैं बात करूं, पूरे देश को 60 मेडल मिले थे, जिसमें से 20 अकेले हरियाणा के थे। अगर पार्टी की पॉलिसी और सरकार की पॉलिसी अच्छी ना होती तो खिलाड़ी तैयार नहीं हो सकते थे। मैं तो ये कहता हूँ प्रशिक्षण की भी जरूरत होती है, और दूसरी सरकारों ने जो किया उस सबके सामने है। उसमें कितने मेडल आते थे, कोई 1-2 मेडल आता तो आता, नहीं तो नहीं भी आता था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ हर आदमी को नुक्ताचीनी करने की बजाय, मैं कहता हूँ कि 100% काम कभी भी पूरा नहीं होता, लेकिन पार्टी ने जिस तरह से विस्तार किया है और लोगों को जिस तरह से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने का काम किया है, उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि कोई अगर कमी कहीं भी नजर आती है, सरकार तो तुरंत कदम उठा करके खिलाड़ियों के सहयोग के लिए हमेशा सरकार तत्पर रहती है, पीछे भी रहती रही, आगे भी रहती रहेगी। और हमारा उद्देश्य है कि कम से कम अगर पीछे 60 में से 20 आए थे तो आगे कम से कम आधे मेडल हरियाणा के आए, ताकि हरियाणा का नाम पूरे देश में रोशन हो। ये हमारी कामना है, और इसके लिए सरकार जो भी जरूरी चीजें होगी, बजट की हमारे पास कोई कमी नहीं है, उसको हम पूरा करेंगे। चाहे स्टेडियम की बात है, चाहे प्रशिक्षक की बात है, सबको पूरा किया जाएगा। बिल्कुल, और किया भी जाना चाहिए, क्योंकि वो खिलाड़ियों की अथक मेहनत होती है, दिन रात का प्रयास होता है, जो जाकर नतीजों के तौर पर और हम देखते हैं कि मेडल्स के तौर पर देखने को मिलता है। सुनील जी, मैं अब आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि एक तरफ होता है राजनीतिक पक्ष, लेकिन जब हम पत्रकारिता में होते हैं तो हम दोनों ही पक्ष को देखते हैं और सुनते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहे हैं, खेल नीति अच्छी भी है, सत्ता पक्ष का कहना है कि बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से आज बदलाव हम देख रहे हैं, मेडल्स की संख्या बढ़ी है। विपक्ष का कहना है कि उतनी पर्याप्त नहीं है खेल नीति, कुछ खामियां हैं। आपको क्या लगता है कि इसमें कुछ बैलेंस करने की जरूरत है? अभी कुछ खामियां आपके हिसाब से भी कुछ नजर आई? हाँ जी, मैं बताना चाहूंगा। देखिए, अभी बहुत सारी खामियां हैं, क्योंकि अभी जो भाजपा के प्रवक्ता थे उन्होंने बताया कि भाई बहुत सारे स्टेडियम बना दिए हैं। स्टेडियम तो बना दिए, लेकिन उनके अंदर कोच नहीं है, और जो स्टेडियम है ना, वो नशे के अड्डे बने हुए हैं। ऐसा हालात है। हम फील्ड में जब जाते हैं ना रिपोर्टिंग के लिए, तो ग्राम वाले बताते हैं कि यहाँ पे पिछले काफी महीनों से या सालों से कोच ही नहीं आया कोई भी। स्टेडियम तो बना दिया, लेकिन उस पे खेलने के लिए बच्चे भी जाते हैं, लेकिन वहां पे नशे का भी अड्डा बना हुआ है, क्योंकि वहां पे सरकार की तरफ से कोई कोच नियुक्त नहीं है। बहुत सारे स्टेडियम ऐसे हैं। हालांकि जो व्यायामशालाएं हैं वो अच्छा काम कर, व्यायामशालाएं बना रखी सरकार ने, और सरकार ने नर्सरी दे रखी है स्कूलों में, वहां पे खिलाड़ी अच्छी तैयारी अपनी कर रहे हैं। बात करूं अगर स्टेडियम की, तो वहां पे कोच नियुक्त नहीं है, तो सरकार कोच भी नियुक्त करे, ताकि जो प्रदेश के खिलाड़ी है ना और भी ज्यादा मेडल लेके आए। अभी पीछे स्कूली गेम हुए थे, तो उन्हें बहुत सारे खिलाड़ी, उनकी ऐसी प्रतिभा देखने को मिली थी कि वो खिलाड़ी जब वो बड़े होंगे और वो देश की जब वर्ल्ड चैंपियनशिप वगैरह में भाग लेंगे, तो वो अच्छा प्रदर्शन करके देश के लिए मेडल जीत सकते हैं। लेकिन वो वहीं तक दब के रह जाते हैं, क्योंकि उनको अच्छा प्रशिक्षण नहीं मिल पाता, कोच नहीं मिल पाते। काफी खिलाड़ी गांव से होते हैं, उनको बहुत सारी कम सुविधाएं होती हैं, तो खिलाड़ी वहीं दब के रह जाते हैं। तो सरकार को ऐसे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए उनका चयन करके उनको प्रदेश लेवल पर अच्छी ट्रेनिंग देकर उन खिलाड़ियों को आगे ले जाए, ताकि वो भी मेडल जीतने का काम करे। अभी सरकार ने देखो अच्छी बात करी है, ग्रेडेशन पॉलिसी में बदलाव किया है। उन्होंने जो स्टेट चैंपियनशिप होती है, स्टेट के जो गेम होते हैं, उनमें जो खिलाड़ी मेडल जीतते हैं उनको सरकार में नौकरी दी जाती है। 3% उनका प्रतिशत जो कोटा भी दिया गया है, ताकि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले। इसी वजह से खिलाड़ी खेल में आगे आते हैं कि उनको खेल के माध्यम से वो अपना खुद का नाम भी चमकाए, गांव का नाम भी चमकाए, और उनको रोजगार भी मिल सके। तो वहीं काफी खामियां हैं। सरकार को अगर खेलों में और भी ज्यादा मेडल जीतने हैं, तो इसके नीचे के लेवल से ऊपर तक जाने के लिए खिलाड़ियों को और भी सहायता उपलब्ध करवानी होगी, कोच उपलब्ध करवाने होंगे। प्रदेश में जो कोच हैं वो काफी कम कोच हैं, इस वजह से खिलाड़ी ट्रेनिंग नहीं ले पाते, और जो ग्रामीण की जो खिलाड़ी हैं वो बेचारी प्रतिभाएं वहीं पे दब के रह जाती हैं। जी ठीक है। अगर बात करें बड़े लेवल पर जो खिलाड़ी हैं, जिनके जो पेरेंट्स हैं वो पैसे वाले, उनका ठीक है, अगर बात करें तो भाई उनका
ठीक है, मैं सुनील जी मैं लौटती हूँ क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ गई है। पहले दर्शकों को एक बड़ी जानकारी कॉमनवेल्थ गेम्स से ही जुड़ी हुई दे देते हैं। एक और अच्छी खबर है, जहां कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को एक और मेडल मिला है। जी हाँ, बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के नाम एक और मेडल हुआ है। सिल्वर मेडल पक्का हो गया। अंकुश पंगाल जिन्होंने ये मेडल अपने नाम किया है। पुरुषों के 80 किलो वर्ग बॉक्सिंग में सिल्वर मेडल पक्का हुआ है। बॉक्सिंग चैंपियनशिप में देखिए अंकुश जिन्होंने ये मेडल अपने नाम किया है, और देखिए इसी के साथ कल गोल्ड के लिए महामुकाबला होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का परचम एक बार फिर से लहराया है, और एक और मेडल जहां भारतीय खिलाड़ी ने अपने नाम किया है। बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अंकुश ने सिल्वर मेडल अपना पक्का कर लिया है। और ये देखिए पुरुषों के लिए 80 केजी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल पक्का भारत का हो गया है। बॉक्सर अंकुश कल गोल्ड के लिए खेलेंगे, और सभी पूरे देश की यही शुभकामनाएं अंकुश के लिए रहेंगी कि गोल्ड खेलने के लिए, गोल्ड की जो प्रतियोगिता है उसके लिए जब वो उतरे तो एक और मेडल भारत के नाम करें। कॉमनवेल्थ गेम्स में नीरज चोपड़ा से भी उम्मीदें बढ़ चुकी हैं। जी हां, फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। 79.61 मीटर भाला फेंक कर जगह बनाई है, यानी कि महज 80 मीटर में कुछ ही दूरी रही। और इसके अलावा पानीपत के पैतृक गांव खंडारा में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। जो उनका गांव है पानीपत का खंडरा, वहां पर लोग जश्न में हैं। परिवार और ग्रामीणों ने शुभकामनाएं दी हैं। आज देर रात 12:45 पर मुकाबला होगा, और सभी के निगाहें एक बार फिर से गोल्डन बॉय जैसे नीरज चोपड़ा, जो कि पहले भी भारत का जो सर है वो फक्र से ऊंचा कर चुके हैं, इसीलिए उम्मीदें बढ़ी हैं। फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। 79.61 मीटर भाला फेंक कर उन्होंने जगह बनाई है, और ऐसे में पानीपत का बेटा जिसकी पैतृक गांव में इस वक्त जश्न का माहौल है, प्रार्थनाओं का दौर है, क्योंकि अब जो महामुकाबला है वो देर रात 12:45 पर खेला जाएगा। और सभी यही कामनाएं करेंगे कि ये जो मुकाबला है उसमें एक बार फिर से नीरज चोपड़ा जीत भारत के लिए अपने नाम करें, अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने परिवार के लिए, और अपने सभी शुभचिंतकों के लिए, समर्थकों के लिए ये बड़ा पल है, जहां सभी की प्रार्थनाएं जारी हैं। हमारे साथ मीनू बेनीवाल जी भी जुड़ चुकी हैं, जो कि हरियाणा ओलंपिक संघ से हैं। बहुत स्वागत है मीनू जी, आपका अध्यक्ष हैं। मैं एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करती हूँ। मीनू जी, मैं धन्यवाद आपका। बिल्कुल आपसे समझना चाहूंगी। सबसे पहले तो देखिए हरियाणा का सर्व गर्व से ऊंचा हो रहा है, जिस तरह से खुशखबरी सामने आ रही है। सबसे पहले तो कितनी एक्सपेक्टेशंस थी, और एक्सपेक्टेशंस पर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब मेडल्स पे मेडल्स आ रहे हैं तो उस मेहनत को आप कैसे देखेंगे और बयां करेंगे खिलाड़ियों की? हरियाणा का भारत में जो मेडल टैली है उसमें मोर देन 80% हरियाणा रिप्रेजेंट करता है, और ये हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। जिस प्रकार से हमारी हरियाणा की सरकार माननीय नायब सैनी जी और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो हरियाणा से आस लगाई है, उस पर हरियाणा के एथलीट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पर ये जो राष्ट्रमंडल खेल हैं ये पहले ऑस्ट्रेलिया में होना तय हुए थे, लेकिन किसी वजह से वो जब वहाँ नहीं हो पाए तो इन्हें ग्लासगो शिफ्ट कर दिया गया। और ग्लासगो में जब शिफ्ट किया गया तो वहाँ की जो स्थानीय आयोजक थे उन्होंने सभी खेलों को इसमें शामिल नहीं किया। जब आयोजक जो कभी कभी आयोजक को इस बात का बेनिफिट मिलता है कि वो किस किस खेल को अपने यहाँ आयोजित कराएगा और किसको नहीं कराएगा, तो जो नंबर ऑफ स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स थे वो कम हुए हैं। और हमारा जो हरियाणा जिन खेलों में आगे है उन खेलों को भी इसमें शामिल नहीं किया गया है। लेकिन
हम जो कंपैरिजन करेंगे वो एप्पल टू एप्पल करेंगे। हम कंपैरिजन पूरी मेडल टैली का मैं नहीं करना चाहूँगा। हमारा जो भारत है मेडल टैली में, हमारा भारत जिन खेलों में, जिन इवेंट्स में हमने पार्टिसिपेट किया है, हम बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। और जहाँ जहाँ भी हमारे बच्चे, चाहे वो पैरा में हैं, चाहे वो नॉर्मल जनरल कैटेगरी में है, हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और साथ साथ जहाँ तक बात है हरियाणा की, तो हरियाणा बॉक्सिंग में हम 7 से 8 मेडल की उम्मीद करते हैं। और वैसे भी मेडल टैली में हम, जैसा हमेशा से रहा है, हम हरियाणा भारत के जो अन्य जो प्रदेश हैं अपनी जनसंख्या के हिसाब से, जो हमारी 2% की जनसंख्या है, हम जो माननीय मोदी जी का सपना है 2036 में 36 मेडल लेने का, उस दिशा में काम करते हुए हमारे बच्चे, हमारे एथलीट, हमारे कोच, हमारे ऑफिशियल्स, सब लोग इसमें आपको दिखाई देंगे कि वो इस दिशा पे काम कर रहे हैं। मीनू जी, सबसे बड़ी बात होती है कि हम अचीवमेंट तो देख लेते हैं और जब मेडल आते हैं तो खुशियां जाहिर की जाती हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है वो मेहनत जो एक खिलाड़ी दिन रात जागकर करता है। और जैसे कि आप लोग एसोसिएशन संघ से जुड़े हुए हैं, इस तरह की जो संस्थाएं हैं, संघ हैं, वो जो जुड़े हुए कि उस मेहनत में एक रंग देने का काम करते हैं। खेल नीति पर भी आज हम चर्चा कर रहे हैं, तमाम हमारे साथ पैनलिस्ट भी जुड़े हुए हैं जिस पर हम मंथन कर रहे हैं। मैं मुख्य तौर पर, क्योंकि आप इन चीज़ों को बहुत बारीकी से देखते होंगे, तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को उस बैकग्राउंड के बारे में भी बताएं कि एक लाइमलाइट में आने से पहले कितना तपाया जाता है उस खिलाड़ी को, तब जाके कोई मेडल आता है। मैं एक बार तो आपको करेक्ट करना चाहूँगा कि हम एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग नहीं हैं। हम हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन हैं। जी, और जी, हम जी, वही कहना, मतलब मेरा वही था सर, मैंने उसका हरियाणा का जी 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 मैं आपको पूरा बताता हूँ। तो हमारा काम, हम एक रेगुलेटरी बॉडी हैं और हमारा काम है डिसिप्लिन, एथिक्स, ट्रांसपेरेंट ट्रायल्स, सिलेक्शंस और सब तरह की व्यवस्थाओं को देखना कि सब ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा। हमने जब से हम काम कर रहे हैं, हमने पहले से इसको टैगलाइन दिया है, जैसे आप सोचती हैं वैसा ही हम सोचती हैं कि खिलाड़ी के बनने से पहले खिलाड़ी कहाँ से आया, उसने कितनी प्रॉब्लम्स को फेस किया, कैसी कैसी उनकी ज़रूरतें रही होंगी और कहाँ कहाँ उसने समस्याएं झेली हैं। उनके माता पिता ने भी काफ़ी अपना न्यौछावर करना पड़ा होगा। हमने इसको पहले से ही हमने बोला है मेडल, मिट्टी से मेडल तक। खिलाड़ी मिट्टी से शुरू होता है और मेडल पे आके ख़त्म होता है। मेडल सेरेमनी में जब राष्ट्रीय गान बजता है तो हम सब लोग देखते हैं कि किस खिलाड़ी ने क्या किया, लेकिन जो उसके पीछे की जो सच्चाई है वो काफ़ी गंभीर होती है। सुविधाओं का अभाव होता है। सिलेक्शन ट्रायल्स में भी कभी कभी ऐसी व्यवस्थाएं हो जाती हैं कि एक आम आदमी को उतना वो नहीं मिल पाता जितना कि जो लोग एक दूसरे की जो जान पहचान का फ़ायदा भी उठा लेते हैं। कई जगह एक्सप्लॉइट भी किया जाता है खिलाड़ियों को। लेकिन इस सब को भी देखते हुए भी, क्योंकि मैं हरियाणा के कंटेक्स्ट में बात करना चाहूँगा, हमारा हरियाणा का डीएनए जो है वो डिफरेंट टाइप का है। हम किसी भी कम से कम सुविधाओं में भी बेहतर रिजल्ट हम दे सकते हैं। हमारा खान पान जो है वो डिफरेंट है। हमारा आपने सुना होगा दूध दही का खाना, हरियाणा में ये चीज़ें मशहूर हैं। तो हमारा जो ग्रामीण है उसका हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर की है। खाना पीना बाकी सुविधाएं हमारे पास होती हैं, डाइट वगैरह की हमें दिक्कत कम आती है। लेकिन एक समय के बाद जब खिलाड़ी किसी एक पायदान पे पहुंच जाता है तो डाइट्स के बारे में भी और अन्य व्यवस्थाएं भी, इक्विपमेंट्स भी देखने पड़ते हैं। लेकिन शुरुआती व्यवस्था हमारी इंफ्रा की है। अभी हमारे यहाँ पे हरियाणा में 3 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं और 22 जिला कॉम्प्लेक्सेस हैं और 25 सब डिविजनल कॉम्प्लेक्स हैं। 163 खेल परिसर हमारे पास हैं। 250 मिनी स्टेडियम्स हैं। हमने इस साल भी हरियाणा सरकार ने, हमारे खेल मंत्री युवा हैं तो भाग्य से ये अच्छी बात है, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी मिलजुल के हमने सब ने इस बार तय किया है कि 150 करोड़ के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर के मेंटेनेंस पे और उसको रख रखाव पे खर्च कर रहे हैं। हमने एक स्टेडियम का हमारी सरकार ने, हमारे लोगों ने, हमारे अधिकारियों ने सर्वे किया है और हम चाहते हैं कि धीरे धीरे जो भी कमियां हैं, जो चीज़ें हैं, जो आधारभूत व्यवस्था में जो कमी रही है उसको हम दूर करें और हर तरह का इक्विपमेंट्स, हर तरह की चीज़ें हम
देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसी का परिणाम था कि हमने पिछले साल 12-13 सालों के बाद, 14 सालों के बाद पहली बार हरियाणा के जो स्टेट गेम्स हैं, जिसको बच्चे फेस्टिवल भी बोलते हैं, स्टेट ओलंपिक्स भी बोलते हैं, उसका आयोजन किया। और हरियाणा चुनिंदा प्रदेशों में से है जो इस प्रकार का सफल आयोजन कर पाया है। और आप ये देखेंगे कि जो हमारे पास जो रॉ मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा है। हम 50% में अकेला हरियाणा है, 50 में बाकी लोग हैं। तो जो कमियां रही हैं, जो माँ बाप को सुविधाओं का अभाव या बच्चों को रहा, उसको दूर करते हुए देखो आप एक्सीलेंस सेंटर्स खोलने की बात चल रही है, एक जिला एक खेल की बात चल रही है। जो खिलाड़ी जो जीत के आए हैं, जो मेडलिस्ट हैं, ओलंपिक है, एशियाड है, उनको हमने डिप्टी डायरेक्टर्स अलग अलग जगह पे स्थापित किया है ताकि उनके खेल का अनुभव हम हमारे बच्चों के तक पहुंचा सकें। साई के सेंटर्स भी खुल रहे हैं, काफ़ी सही दिशा में हम जा रहे हैं। और आप विश्वास रखिए कि भविष्य में खिलाड़ियों को किसी प्रकार की कोई भी आधारभूत समस्या नहीं आएगी। और सबसे शुरुआत करने के लिए जो छोटे बच्चे, ताकि हम आगे जो लक्ष्य हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 2036 का दिया है, उसके लिए लगभग 2000 नर्सरीज़ का हमारा एक टारगेट है हमारी सरकार का, जिसमें 2 तरह के कोच हैं। एक जो जिसकी योग्यता थोड़ी कम होती है, एक थोड़ी ज़्यादा होती है। दोनों के वहाँ 25 लोगों की हम डाइट्स देते हैं। तो हम लगभग 50,000 एथलीट्स को, जो छोटे बच्चे हैं, जो नर्सरी में हैं, जो जिनको हम तैयार कर रहे हैं, उनको हम कैटर कर रहे हैं। उसको डाइट मनी भी देती है सरकार, और हम व्यवस्थाएं नई बनाना शुरू कर रहे हैं। हम हरियाणा किस्मत से पहला प्रदेश है जहां नर्सरीज़ की व्यवस्था की गई है। और आपको जान के खुशी होगी कि दूसरे प्रदेशों की सरकारें भी हमारे प्रदेश में ये देखने आती हैं, अवलोकन करने आती हैं, चेक करने आती हैं कि ये इस प्रदेश की नर्सरी व्यवस्था किस प्रकार की है, उसको वो अडॉप्ट भी करने जा रही हैं। बिल्कुल, हरियाणा की पहचान हरियाणा के खेलों से है। और बहुत अच्छी बात आपने एक रखी, जो एक युवा होने के नाते हर किसी को यहाँ सीखने की और समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई मेडल जीत कर आता है और वो किसी के लिए मार्गदर्शन करे, तो उससे अच्छी बात क्या होगी। खैर मीनू जी, क्योंकि आपने अपनी बात में ट्रायल का भी जिक्र किया कि ट्रायल प्रोसीजर भी आप लोग पूरा मैनेज करते हैं हरियाणा ओलंपिक संघ, तो मैं अब आपसे ये भी समझना चाहूँगी, एक बैकग्राउंड तो आपने दिया, लेकिन ये जो खिलाड़ी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जब पहुंचते हैं तो ट्रायल प्रोसीजर कैसे होता है और कैसे आप लोग ये चयन कर पाते हैं कि ये वो युवा हो सकता है, प्रतिनिधि हो सकता है, खिलाड़ी हो सकता है जो आगे जाकर न सिर्फ प्रदेश का बल्कि पूरे देश का सर गर्व से ऊंचा कर पाए। 2-3 विषय आपने इकट्ठे कर दिए। सबसे आपने इसमें ट्रायल का, सिलेक्शन का और आइडेंटिफिकेशन का भी मामला लिया। जहाँ से तक टैलेंट जो आइडेंटिफाई करने की बात है, जो आपका लास्ट सवाल था कि कैसे आप तय करते हैं कि कौन बच्चा किस खेल में कहाँ तक जा सकता है। आजकल जो हमारी जो खेलों से जो आधुनिक तकनीक जो आई है, उसमें हम इसको बैटरी चेक भी कह सकते हैं। पहले से ही कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि बच्चे के शारीरिक बनावट से और उसकी उस परफॉर्मेंस से हम ये देख लेते हैं, हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो ये देख लेते हैं कि बच्चा किस खेल में आगे जा सकता है। उसमें काफ़ी पैरामीटर्स होते हैं, उसमें मांसपेशियों की बनावट भी होती है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। ये बहुत लंबा हो जाएगा विषय, तो बैटरी चेक कर ले, हम बच्चे का टैलेंट आइडेंटिफाई करते हैं। नंबर 1 बात, ये व्यवस्था अभी शुरू हुई है, लेकिन ये बड़ी कामयाब व्यवस्था है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे खिलाड़ी जो बॉक्सिंग कर रहे होते हैं, लेकिन इमीडिएटली अपने कोच या अपने जो उसके गुरु हैं उसके कहने से वो गेम चेंज करते हैं और वो मेडल जीत के आते हैं। तो वो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन ही है। हमने हमारे यहाँ भी, भारत में भी ये शुरू हो चुका है, और पटियाला में भी ये अब काम जारी है, साई में भी है, और हरियाणा में भी बैटरी चेक शुरू है। हम टैलेंट आइडेंटिफिकेशन बचपन से ही कर सकते हैं। रही बात ट्रायल्स की और सिलेक्शंस की, जो खेलों में जो खिलाड़ियों के नाम समायोजित किए जाते हैं, हरियाणा ऐसा, हमारा जो हरियाणा ओलंपिक संघ है, ऐसा पहला ओलंपिक संघ है जिसने इस साल से हमने स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम को अडॉप्ट किया है जी। हमने सभी मैनुअल जो काम है वो बंद कर दिया है, और हमने
गेम मैनेजमेंट सिस्टम और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम से काम शुरू किया है। सब कुछ हमने डिजिटल कर दिया है। और हमने एक व्यवस्था ये भी चेंज की है, क्योंकि जब ट्रायल और सिलेक्शन में प्रक्रिया, दो तरह की प्रक्रिया है, ट्रायल डिफरेंट है और सिलेक्शन एक अलग है। हमने ये तय किया कि खिलाड़ी की जो रजिस्ट्रेशन होगी उसके सिर्फ उसके नाम और उसके पते से नहीं होगी। हम पहला ऐसा ओलंपिक संघ है, भारत की पहली ऐसी रेगुलेटरी बॉडी है जिन्होंने तय किया कि खिलाड़ी की जो विवरण है उसके सर्टिफिकेट्स पे, उसके रजिस्ट्रेशन में, हमारे जो सर्टिफिकेट्स में पहली बार खिलाड़ी का नाम, उसकी माता का नाम, उसके पिता का नाम, उसका आधार कार्ड, सब चीज़ें हमने समायोजित की हैं। और बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे तो हमने ब्लड ग्रुप, उसकी हाइट, उसका सब कुछ ले लिया है ताकि बाद में किसी तरह का कोई परिवर्तन ना हो पाए। और हमने ये भी तय किया है कि जितने भी ट्रायल्स हैं, होता क्या है, अमूमन आपने देखा होगा कि 25 तारीख को आपका खेल तय है होना, और मान लीजिए कि वो दिल्ली में है, और आपकी जो ये कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि 20 या 21 या 22 तारीख को वो ट्रायल्स करते हैं, और 23 तारीख को वो सिलेक्शन करते हैं, 24 तारीख को बच्चे अपने घरों से बैठ के जाते हैं, 25 तारीख को खेल शुरू होता है, 25 को वो खेलते हैं, और आपस के तालमेल की वजह से और हैक्टिक शेड्यूल की वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, अंडर परफॉर्म करते हैं। हमने ये एडवाइजरी सभी एसोसिएशंस को दे दी है कि जितने भी ट्रायल्स हैं किसी भी कंपटीशन से 25 दिन पहले होने चाहिए, और उसके बाद में जो ट्रायल में लोग आए उनके नाम रजिस्टर होंगे, लिस्ट डिस्प्ले होगी, उसके बाद जो सेलेक्टेड लोग होंगे उनको उसी दिन लिस्ट को डिस्प्ले किया जाएगा, और बाद में उनका एक कैंप लगाया जाए ताकि आपस में फैमिलाइजेशन हो जाए सभी खिलाड़ियों का। क्योंकि होता क्या है, एक बच्चा फरीदाबाद में प्रैक्टिस करता है, एक बच्चा हिसार में करता है। चलिए मनोज जी, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए कि ये प्रोसेस 1-2 दिन का नहीं होता, एक लंबा प्रोसेस होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे बीच में आकर पूरे प्रोसेस बताने के लिए, और आगे भविष्य में भी हम यही कामना करेंगे कि आप लोग इसी तरह काम करते रहें और मेडल्स आते रहें पूरे देश के लिए। और इसी के साथ साथ बाकी सभी मेहमानों का, भूपेंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया, नवीन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, विजेंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और सुनील जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। और चलिए अब सीधा